हेलो जय हिंद दोस्तों। मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं और एक चीज़ तो क्लियर है, वीडियो बहुत दमदार होने वाली, धांसू होने वाली है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग पूरा का पूरा हिस्ट्री कवर करेंगे, पूरी हिस्ट्री। अब इसमें इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री की बात नहीं हो रही है, यानी कि पूरी हिस्ट्री की बात हो रही है। तो इंडियन प्लस वर्ल्ड सारे के सारे इतिहास मतलब हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। एंशियंट मिडवल सारी, ठीक है, एंशियंट मिडवल मॉडर्न सभी हिस्ट्री जो वर्ल्ड और इंडियन हिस्ट्री पूरी होगी। ठीक है, कुल मिला के ये है। समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा लगने का कारण भी है क्योंकि मतलब पूरा एक खतरनाक तरीके का रिवीजन होगा। और जो रेलवे पूछ रही है ना सवाल, यहीं से, इससे बाहर बिल्कुल नहीं जा रहा है। और मैं बताऊं तो इसका जो रिसोर्सेज है स्पीडी से है। ठीक है, तो स्पीडी जो है आमतौर पे और रिवीजन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। आज का लेवल देख के एनटीपीसी जो चल रहे हैं आजकल, है ना, फर्स्ट शिफ्ट ख़त्म हो गया है और बाकी आगे चल रहे हैं। तो एनटीपीसी हो, यूपीपी, यूपीएसआई और आपके जो एसएससी से सीजीएल, सीएचएसएल और हम कहें तो यूपीएससी, सभी में बड़े से छोटे एग्जाम सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो अगर आप सीरियस एक्सपीरियंस हैं तो आपके लिए इतना पर्याप्त समय होगा कि आप इसको पूरा रिवाइज कर लें। ठीक है, ये रिवीजन फास्ट ट्रैक है, समझिए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो, छोटे तो छोड़िए, ऐसे ही वीडियो यानी कि मतलब पूरा का पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। अब जैसे एक बार पूरी ज्योग्राफी उठाएंगे, फिर पॉलिटी, समझ रहे हैं, ऐसे ही इन्वायरमेंट, कंप्यूटर साइंस, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे ही वीडियो मिलेंगे, थोड़े लंबे होंगे लेकिन हाँ भाई अच्छे होंगे। जो सीरियस एक्सपीरियंस है भाई वो समझ रहा है इस बात को। ठीक है, नहीं बाकी का तो क्या मतलब है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, बेल को भी हिट कर लीजिए और साथ ही साथ जो लाइक का बटन है ना उस पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो अच्छा होने वाला है। चलिए देखते हैं। इतिहास, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। ठीक है, ये ध्यान देंगे। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी, तो मेन चीज़ जो है ना, वहाँ की शहरी व्यवस्था ही उसको ज़्यादा मतलब वैल्यू देती थी, सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो इसमें लिखा है सुनियोजित शहर हेतु सिंधु सभ्यता के लोग व्यवसाय क्या करते थे? कृषि किया करते थे। ये क्वेश्चन पूछा है रिसेंटली, अभी पिछले कुछ किसी क्वेश्चन में, मुझे ध्यान नहीं कौन सा वाला दिन था। तो सिंधु सभ्यता के लोग कृषि, सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं था। सबसे पहले उन्होंने जौ को उगाया था। ठीक है, सबसे पहला जो फसल था जौ, तो जौ और गेहूं मुख्य फसलें थी उनकी। सिंधु सभ्यता सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल है। सर्वाधिक पूर्वी और पश्चिमी यानी कि एकदम से कहाँ तक। ठीक है, तो इसका जो एक तो ये त्रिकोणाकार हुआ करता था, है ना। तो इसमें जो है आलमगीरपुर जो मेरठ में है ना, मेरठ उत्तर प्रदेश, तो वो पूरब का पूर्वी हिस्सा मेरठ का जो आलमगीरपुर है, वहाँ से लेकर सुतकांगे डोर अर्थात बलूचिस्तान तक ये पूर्वी और पश्चिमी था। और मैं अगर ऐसे देखिए, मैं ध्यान से अगर समझें आप तो मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, इस तरीके का इसका कुछ मैपिंग था। ठीक है, तो इसे त्रिभुजाकार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का जो ना मांडा जो है, मांडा से लेकर के और यहाँ पे दैमाबाद तक। ठीक है, दैमाबाद गुजरात पूरा मतलब समझ लीजिए, दैमाबाद गुजरात। और इधर जो पूर्व में था तो वो आपका आलमगीरपुर मेरठ से लेकर यानी उत्तर प्रदेश से लेकर के और यहाँ क्या नाम, बलूचिस्तान तक, सुतकांगे डोर, यहाँ तक इसका विस्तार था। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें आप याद रखेंगे और ज़रूरी भी हैं, समझ रहे ना। और ज़रूरी है मतलब ज़रूरी है। ठीक है, और अगर इसमें हम लोग आगे बात करें, अच्छा ये थोड़ी बहुत चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि इसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था, है ना। तो सिंधु सभ्यता की जो टाइम ड्यूरेशन मानी गई है, सर्वमान्य, ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने अपना अपना कुछ ना कुछ कहा। ठीक है, तो 2400 से 1700 तक, 2400 ईसा पूर्व बोल रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिए, 2400 से 1700 ईस्वी तो वापस आ रहा हूँ ना, 1700 ईसा पूर्व के बीच में इसका टाइम ड्यूरेशन रहा। और हमें पता है एज वगैरह हम लोग पता लगाते हैं, तो कार्बन कार्बन 14 जो है साफ होता है ना, उसी से हम टाइम ड्यूरेशन पता लगा लेते हैं, रेडियो कार्बन C14 से। ठीक है, और बाकी सिंधु सभ्यता की खोज जानते हैं, राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो याद रहेंगी आप लोगों को। ठीक है,
हम लोग कहाँ थे भाई? हाँ, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? ये क्वेश्चन प्यारा, देखिए इसमें जो मेन चीज़ है ना, जो जहाँ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं वही चीज़ें दे रखी है। तो सबसे पहले इसमें जो है जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 में दी थी कि ये हड़प्पा सभ्यता मतलब यहाँ कुछ है ऐसा, ठीक है। तो ये याद रखें। मोहनजोदड़ो में हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे तो सर जॉन मार्शल, और इन्हें पुरातत्व सर्वेक्षण के भारत में इन्हें क्या है, जनक कहा जाता है। तो सर जॉन मार्शल वो जो रेल की पटरियां बिछवा रहे थे तभी ये पाए थे, क्योंकि देख रहे थे यार वहाँ से लोग ईंट वगैरह कुछ लेके आ रहे, तो उन्होंने कहा कहाँ से ला रहे भाई, तो फिर धीरे धीरे जानकारी हुई। तो सर जॉन मार्शल, ठीक है। तो पुरातत्व सर्वेक्षण के पिता कहे जाते हैं इंडिया में। आगे ज़्यादा देखिए, अभी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसी में बहुत समय लग जाएगा। सिर्फ अगर हम सिंधु सभ्यता, तो इतना डीप नहीं बात करेंगे हम लोग, जो मस्ट है उसी का रिवीजन कर रहे हैं। हड़प्पा की सभ्यता थी तो कैसी, कांस्य युगीन थी, हम लोग उसे कांस्य युग और युगीन सभ्यता कहते हैं सिंधु सभ्यता को। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी, भाव चित्रात्मक। मिस्र, और देखिए भाव चित्रात्मक थी, ये ध्यान देंगे क्योंकि चित्र बनाए जाते थे, जो भी चीज़ें होती थी चित्र, दाएं से बाएं बाएं से दाएं ऐसा वाला लिखने वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। मिस्र के राजा को क्या कहते थे, फराओ। क्या कहते थे मिस्र के राजा को, फराओ। मिस्र इजिप्ट वाला। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं, वही ये देखिए है ना, दाएं से बाएं यानी उल्टा जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें खरोष्टी में बाएं से दाएं जाते हैं, लेकिन अब हम कहें सिंधु सभ्यता में एक्चुअल में जब हम चलते हैं तो उसमें एक बार इधर से जा रहे होते हैं, फिर दूसरी बार इधर से आ रहे होते हैं, है ना। पता नहीं क्या यार खट, हाँ स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है, तो सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ था। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा, तो भाई सबसे पहले आग जलाना सीखा ना, जब हम पढ़ते हैं स्टोन एज, ठीक है, पाषाण काल, तो उसमें जो है आग जलाना सबसे पहले मनुष्य ने सीखा था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल का एग्जाम्पल है। आद्य ऐतिहासिक काल, देखिए आद्य ऐतिहासिक काल और पूरा ऐतिहासिक काल, और एक क्या होता है यार, एक आद्य ऐतिहासिक काल होता है और एक ऐतिहासिक होता है, और एक चीज़ थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, उसका नाम शायद आपको याद आ रहा होगा। देखिए मैं बताऊँ, एक्चुअल में आद्य ऐतिहासिक काल में जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे साक्ष्य तो मिले हमें, लेकिन हम ना पढ़ पाए, ठीक है। ऐतिहासिक काल में साक्ष्य मिलते भी हैं, हम लोग पढ़ते भी हैं। जैसे आज की हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये हम कहेंगे आज की हिस्ट्री, मतलब बोल रहा हूँ मैं, तब जो चीज़ें लिखी गई हूँ, है ना, और फिर हम लोग उसको पढ़ रहे हो, तो वो ऐतिहासिक काल में आएगा। आद्य ऐतिहासिक जो हो जाएगा, लिखी तो गई जैसे आपका सिंधु सभ्यता में, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको क्या एक्चुअल में है, ठीक है। तो और जो क्या कहते हैं यार उसको, आद्य ऐतिहासिक और कुछ और ऐतिहासिक काल कहते हैं, उसमें उसमें जो है ना तो साक्ष्य मिला और ना हम पढ़ पाए, ठीक है, वो होता है। यानी उसमें कुछ लिखने उखने वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, तो थोड़ा सा इसको मुझे करेक्ट करिएगा। मैं मेरे दिमाग से मतलब चीज़ें वो उतर गई ना, कि क्या उसको बोलते हैं एक्चुअल में हम लोग। हाँ, उसको हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, बहुत देर से दिमाग में आ रहा था। प्राग ऐतिहासिक, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित विवरण मिलता ही नहीं है, प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। कोई लिखित विवरण नहीं मिलेगा प्राग ऐतिहासिक काल, और जिसमें मिलेगा हम पढ़ नहीं पाए वो आद्य ऐतिहासिक काल, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा स्थिति, ये तो रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता स्थित थी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल, लोथल गुजरात वाला है ना, आज भी है। वहाँ पे गोदीवाड़ा का साक्ष्य बहुत मतलब बड़े स्तर पर मिला था, तो उससे पता चला कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें। हड़प्पा के लोग अभिज्ञ थे, लोहे से मतलब क्या होता है, अनभिज्ञ थे लोहे से। लोहा इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, सबसे पहले तांबा इस्तेमाल किया उन लोगों ने। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का प्रयोग का रंग जो था लाल था। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, लोथल एवं रंगपुर से। तो आमतौर पर रंगपुर पहले आता है, ठीक है। चावल की भूसी के साक्ष्य मिले थे, तो लोथल और रंगपुर से याद रखेंगे, चावल के साक्ष्य मिले थे। और सबसे स्वच्छ पानी वाला आ जाएगा तो कोल्डी हवा से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल 2500 से, अभी देखिए मैं बताया था तो 2500 से 1700 बताया था, यहाँ पे देखिए कितना लिखा है, और सॉरी 2400 से 1700, और ये लिखा है 2500 से 1550, क्या यार 1750, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा सर्वमान्य वो मानते हैं, वो मानते हैं वो, तो देखिए एक्चुअल में
ये डेटा थोड़ी बहुत इधर उधर होगा। अगर 2500 से 1750 तब भी कोई बात नहीं, 2400 ऐसे पूछेगा भी नहीं यार, 2400 से 1700 के बीच में, क्योंकि ये कन्फ्यूजन है। मोहनजोदाड़ो स्थित है पाकिस्तान में। मृतकों को टीला हम लोग मोहनजोदाड़ो कहते हैं। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने की थी, है ना। राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से ही मिली थी। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार जो है, अन्नागार, ठीक है। अन्नागार मतलब जो अनाज वाला जगह थी जहाँ पे अनाज रखा जाता है, वो सबसे बड़ी इमारत थी, है ना। और उसके बाद जो है एक स्नानागार भी था मोहनजोदड़ो से ही, जो आमतौर पे लंबाई उसकी जो है 11.88 मीटर, यानी 11.88 मीटर, वो 7.01 मीटर चौड़ाई थी। गहराई 2.73 मीटर थी, मतलब काफ़ी गहरी थी यार। तो वो वहाँ से मिलता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। मोहनजोदड़ो 1922 में प्राप्त प्रमुख स्नानागार है, जो बृहद स्नानागार है, 1922 में खोजा गया था। मोहनजोदड़ो, है ना। और सिंधु 21 में, 22 में मोहनजोदड़ो, राखालदास बनर्जी, ठीक है। मेसोपोटामिया जो आधुनिक नाम इराक है आज का, है ना। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच का भूमि। इसका मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। सिंधु घाटी के लोगों की पूजा मातृ देवी की करते थे, मतलब लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। पुराणों की संख्या ये कितनी है? तो 18 पुराण है। और ये गुप्त काल में, मतलब इस आमतौर पे गुप्त काल में लिखा गया था। अब गुप्त काल में देखिए श्रीगुप्त ने इसकी मतलब क्या की थी? स्थापना की थी, है ना। वास्तविक संस्थापक जो हो जाएगा चंद्रगुप्त हो जाएगा, मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त, ठीक है। श्रीगुप्त के बाद आता है उसका लड़का घटोत्कच, घटोत्कच के बाद आता है चंद्रगुप्त, ठीक है। फिर इसके दो लड़के होते हैं, तो उसमें से एक नालायक निकल जाता है ना। और दूसरा वाला जो है, जैसे हम कहते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वो बेहतर होता है। रामगुप्त तो चलिए इतना ज़्यादा डीप नहीं चलेंगे हम लोग। सबसे प्राचीन पुराण तो मत्स्य पुराण है, ये पूछा जाता है, यानी कि आमतौर पे जो हमसे पूछे जा सकते हैं वही हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो निसंदेह अगर देखिए आपके पास समय का अभाव है, क्योंकि समय तो खर्च होगा, है ना। तो समय का आपको लग रहा है कि इतना नहीं देख पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑन करके आप हेडफोन लगा लीजिए, कुछ भी, या ऑडियो सुनिए, आपको चीज़ें याद तो हो ही जाएंगी। कम से कम इतना याद हो जाएंगी कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके टिक कर लें। और हाँ, वीडियो जो पेपर देने वाले भैया, उसको पेपर देने से पहले एक बार ज़रूर देखिए, और इसके साथ साथ जो अदर जो आने वाले हैं वीडियोस, उनको भी देखेंगे, है ना। इतना देखने के बाद आप जाइए, फिर आप फिर कमेंट करिएगा बाद में, है ना, कि कितना फ़ायदा हुआ। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा, ठीक है, ये याद रखेंगे। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। व वेदांगों की संख्या जो है 4 और क्रमशः 6 है। तो वेदांग जो उसको समझे जाए, वेदों के अंग होते हैं, और वेद तो हम जानते हैं अपना जो भी है, ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। इससे भी क्वेश्चन खूब बनता है, और जब बनेगा तो हम लोग उसमें बात कर लेंगे। पुराणों का अध्ययन करने वाले को हम लोग क्या करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था, ठीक है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अल-बरूनी था। उसके बाद उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांडों से, जो उसमें पूजा सामग्री से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो कर्मकांड, तो उसे हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है ऋग्वेद है, और इसमें 1028 सूक्त है। कितने सूक्त हैं भैया? 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में, ठीक है। और आमतौर पे ये जो है पूजा सामग्री से, मतलब पूजा पाठ से, इन सब चीज़ों से इसमें मतलब संबंध रखती है ना। तो ये याद रखेंगे। बाकी इसके अंडल मंडल से क्वेश्चन खूब बनते हैं, कब कहाँ से मुंडक उपनिषद दुनियादारी लिया गया था, जो भी बनेगा इसमें बनेगा। ज़्यादा इसमें हम लोग एक्स्ट्रा अपने आप भी बात नहीं करेंगे, नहीं तो टाइम और ज़्यादा खर्च होगा। गद्य एवं पद दोनों में तो यजुर्वेद ही है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित है यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण या गद्य एवं पद। देखिए ये जो है ऋग्वेद है वो सिर्फ पद में है, ठीक है, संस्कृत में है एक्चुअल में, और पद में भी है। और ये दोनों जो है गद्य और पद में, यजुर्वेद दोनों में है। और सामवेद जो है आमतौर पे गाने वाला है ना, संगीत वगैरह।
और जादू टोना तंत्र मंत्र या हम कहें तो दवाई से संबंधित अथर्ववेद है। ठीक है, तंत्र मंत्र संग्रहित वेद अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से ही लिया गया है। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र जी हैं। विश्वामित्र जी गायत्री मंत्र समर्पित है सावित्री या अर्थात सूर्य देवता को। गोत्र शब्द मिलता है अथर्ववेद में कि है ना, गोत्र ये दुनियादारी। ठीक है, तो ये किससे मिलेगा आपको? अथर्ववेद से। गोत्र शब्द कहाँ मिलता है? अथर्ववेद से। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया था। ठीक है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया था। आर्यों के जानकारी का स्रोत क्या है? ऋग्वेद। उसमें हमें आर्यों के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु की बार बार बात हुई है। बार बात जो है सिंधु नदी की हुई है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र थे, है ना, जिसे पुरंदर कहा गया, पुरंदर नाम से जाना जाता है। सबसे बाद में निर्मित मंडल तो 10वां मंडल ही था, सबसे बाद वाला। ठीक है, ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल, यानी कि सोम मतलब वही 9वां। ठीक है, पूरी तरीके से समर्पित है। और सत्यमेव जयते लिया गया है तो मुंडको उपनिषद से आमतौर पे पता होती है। तो प्राचीन हिंदू विधि के लेखक मनु हैं। मनु संहिता सुने होंगे, है ना, मनु संहिता तो प्राचीन हिंदू विधि का लेखक है। तो हिंदू विधि मतलब कानून, है ना, कि ऐसे ऐसे ये सारी दुनिया। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्रथम तो मनुस्मृति ही है। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर हैं। कौन ईश्वर हैं? विज्ञानेश्वर मिताक्षरा के। ठीक है, महाभारत का अन्य नाम जय संहिता होती है, ये ध्यान देंगे। और सबसे बड़ा जो ग्रंथ हो जाएगा वो रामायण होगा, है ना। मैं गलत तो नहीं हूँ यार? ऐसा तो नहीं महाभारत ही है? तो सबसे बड़ा जो है रामायण ही है। ठीक है, अभी देख लेंगे, शायद मिल भी जाए। चलिए, महाभारत के रचनाकार वेद व्यास जो हैं, तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी, लेकिन फारसी में अनुवाद जो है इसका जो शीर्षक है रज्मनामा। ठीक है, आर्यों का भारत में आगमन जो है 1500 ईसा पूर्व से पहले हुआ था। 1500 ईसा पूर्व पहले। ठीक है, यानी कि यदि हम देखें तो जब हमारा सिंधु सभ्यता समाप्त हो रही थी तब ये लोग आए थे। मैं थोड़ा स्टेब्लिश हो जाऊं। अब आर्य पहले बसे सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में वो लोग बसे थे। बहुत सारी चीज़ें जब उसको आप डीप में पढ़ेंगे ना तो फिर बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं कि इन्होंने कहा कि ये यहाँ से आए थे, वहाँ से आए, फलाना ढिमाका, बहुत सारी चीज़ें। तो वो छोड़िए, वो तो थोड़ा ज़्यादा अंदर जाता है मामला। ऋग्वेद आर्यों की भाषा थी तो संस्कृत। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। आर्य लोग लगभग आए थे तो मध्य एशिया जो है मुख्यतः कही जाती है, मध्य एशिया से आए हुए थे आर्य। ठीक है, उसके बाद शून्यवाद का मध्य एशिया से क्या मतलब? अभी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मतलब उसको गलत सिद्ध करने में काफ़ी होती हैं, तो चलिए उस पर हम लोग बात भी नहीं करेंगे। शून्यवाद का प्रतिपादक है तो नागार्जुन। शून्यवाद नागार्जुन बहुत ज़बरदस्त तरीके के वैज्ञानिक थे उस समय से। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, शून्यवाद। ये नहीं कि अब समझें कि शून्य दिया था आर्यभट्ट ने तो आर्यभट्ट, शून्यवाद। ठीक है, न्यूटन से बड़े वाले थे ये। चलिए, बुद्ध जन्मे थे तो लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में 483 में निपट गए थे। ठीक है, तो लुम्बिनी में 563 में और 483 में इनका देहावसान हो गया, और ये सब ईसा पूर्व का ही मसला है। बुद्ध की मृत्यु को घटना को जो महापर्व निर्वाण कहते हैं। ठीक है, बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। ये चीज़ें, अब ये वाली चीज़ें जो है ये रिवाइज करने की चीज़ें हैं। बाकी तो सब जानते हैं, घर से निकले, नॉलेज मिला, घर से निकले, महाभिनिष्क्रमण, प्रथम प्रवचन दिया, धर्म चक्र परिवर्तन कहला गया। बुद्ध ने अपना सबसे पहला सारनाथ में उपदेश दिया। बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे मतलब किस भाषा में दिया? तो पाली में, और दूसरे वाले जो है प्राकृत में देंगे, अर्थात चलिए अभी वो आएंगे तब बात करेंगे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया श्रावस्ती में। सबसे ज़्यादा उपदेश जो है उनकी श्रावस्ती में ही है। तो ये कन्फ्यूज़न वाले जो भी पॉइंट्स हैं सब खत्म हो जाएंगे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ हैं। त्रिरत्न मतलब त्रिरत्न। ठीक है, यानी कि 3 चीज़ें, वो जो एक पॉइंट है
बुद्ध धर्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी। तो गौतमी जो थी ना, गौतमी प्रजापति इनकी माता नहीं, मौसी थी। एक्चुअल में देखिए, इनकी मौसी जो है इनकी दूसरी माता बनती है। इनके पिताजी इनकी मौसी से शादी करते हैं और लालन पाषण इनकी मौसी करते हैं गौतमी प्रजापति। इनका नाम है गौतमी प्रजापति। अब देखिए एक्चुअल में क्या होता है, अब दूसरी जो महिला होती है ना, एक आम्रपाली होती है। उसका एक कारण था कि ये क्यों इनको पहले मतलब बौद्ध धर्म, पहले ये भी जो गौतम बुद्ध जी थे वो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। उन्हें ये नहीं लगता था कि महिलाएं भी मतलब इसमें हिस्सा लेंगी, ऐसा कुछ। तो आम्रपाली जो है श्रावस्ती की एक महिला थी। महिला क्या मतलब वेश्या थी, ठीक है। तो उसने भी कहा भाई कि मुझे जो है ज्ञान चाहिए, यानी कि मुझे भी इस धर्म में सम्मिलित होना है। तो इन्होंने मना कर दिया। फिर इनका एक मतलब शिष्य था और बहुत प्रिय शिष्य था, आनंद। आनंद ही नाम था ना, हाँ। कहानियाँ मैं भी धीरे धीरे भूल रहा हूँ, बहुत समय हो गया देख रहा हूँ। तो आनंद जो है, आनंद ने मनाया। मनाने का क्या मतलब है, गौतमी प्रजापति ने उनसे कहा भाई तो ऐसे करके, सपोर्ट वाला मसला होता है ना, जैसे रिक्वेस्ट करना। तो वो मान गया। फिर गौतमी प्रजापति को सबसे पहले उन्होंने उपदेश दिया, धर्म ग्रहण कराया, और फिर गौतमी प्रजापति आम्रपाली को कराती है, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी में हुई थी। अजातशत्रु का समय काल था राजगृह में, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति तो कश्मीर में हुआ था कनिष्क के समय से। तो ठीक है, दोनों बीच में नहीं दिया, ज़्यादा कोई मतलब भी नहीं है अपने हिसाब से जो है। इसमें बौद्ध संगति के आयोजक स्थल का क्रम क्या रहा, सबसे पहले राजगृह, फिर वैशाली, फिर पाटली, फिर कश्मीर, ये याद रखेंगे, ठीक है। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक कथा कहलाती है, या जातक, ठीक है। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का विचरण होता है, तो जातक। अजंता की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे जो है जातक यानी कि बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है, वहाँ पे उसका चित्रण किया गया है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा भैया, पिटक। प्रमुख ग्रंथ पिटक है ना, तो सूक्त पिटक, अभिधम पिटक, ये सारे जो त्रिपिटक थे ना, ये पिटक इसमें महत्वपूर्ण रहते हैं। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल तो चैत्य मंडल कहलाता था। बुद्ध चरित्र के लेखक है अशोक घोष। बुद्ध चरित्र इन्होंने अशोक घोष ने लिखी थी। और आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखली पुत्र गोसाल। तो यहाँ पे सिर्फ मखली लिखा है, मखली गोसाल, ठीक है। इनके बीच में कहानी है, ये थोड़े से पंगा कर लेते हैं लोग। मखली पुत्र जो गोसाल था, तो और ये गौतम बुद्ध के साथ ही जाता है। ये भी कहता चलो ठीक है भाई, मैं भी मित्र होता है एक्चुअल में देखा जाए तो, ज्ञान प्राप्त करने। और ज्ञानवान तो मिलता नहीं उसको, भाग लेता है। फिर वो मतलब कटा कटा सा रहता है, एक तरीके से काफ़ी बुराई करता है बौद्ध धर्म की। तो ये आजीवक संप्रदाय इसने शुरू की थी। आजीवक संप्रदाय या मखली गोसाल है, ठीक है। मखली पुत्र गोसाल भी कहीं कहीं पे मिलेगा, ठीक है। हिजरी संवत काफ़ी महत्वपूर्ण है भैया। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईसा पूर्व में, सॉरी ईस्वी में हुई थी। अब ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी है। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में किया गया था। सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी या 16वीं सदी में हुआ था। सिखवाद का प्रवर्तन सबसे पहले सिख जो है पहले गुरु जी थे, बिहार से वो गए, तो वहाँ से जाकर के इन्होंने बौद्ध सॉरी क्या नाम था, सिख धर्म की स्थापना करी, है ना। और सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। इस्लाम के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी मक्का में हुआ था, ठीक है। मक्का में हुआ था। तो ये पहले गणरिया टाइप के व्यक्ति थे, बाद में इन्हें भी ज्ञान वगैरह मिलता है, तो ये बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। तो 570 ईस्वी में इन्होंने क्या है यार बोल रहा हूँ, इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, ठीक है, ऋषभ देव। और जैन धर्म के अंतिम 24वें महावीर स्वामी जी थे, ठीक है। जैन धर्म के जीवनी का उल्लेख जो है कल्प सूत्र में होता है। और इनसे क्वेश्चन क्या पूछ लेता है एक्चुअल में, 23वें पूछ लेता है, ठीक है। 19वां पूछ लेता है। 19वें में क्या है, वो ये कन्फ्यूज़न होती है कि ये जो मल्लीनाथ थे वो थे या थे, ये कन्फ्यूज़न होता है। देखिए जब क्या नाम है, जैन धर्म दो भागों में बंटता है, तो उसमें एक हो जाता है श्वेतांबर और दूसरे होते हैं दिगंबर। तो दिगंबर लोग मानते हैं कि इसमें, क्योंकि वो महिलाओं को इसमें एंटर करने के लिए सख्त विरोधी थे, तो बिल्कुल नहीं मानते हैं कि 19वें जो तीर्थंकर थी या थे वो पुरुष
थे, वो महिला महिला बिल्कुल नहीं मानते, वो मानते हैं पुरुष हैं। तो और जो श्वेतांबर है वो मानते हैं कि ये पुरुष महिला थी। तो श्वेतांबर महिला मानते हैं और दिगंबर पुरुष मानते हैं। तो किसकी बात कर रहा था? मल्लीनाथ, ठीक है। और पार्श्वनाथ तो आप ध्यान देंगे 23वें। हाँ, तो जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र है। महावीर जन्मे थे वैशाली में, वैशाली में जन्मे थे 540 में, 468 में, इनका भी मतलब हो गया। महावीर स्वामी पावापुर में 468 ईसापुर में। और महावीर किस राजघराने से? तो क्षत्रिय, क्षत्रिय महावीर दोनों क्षत्रिय ही थे, दोनों राजकुमार थे, ठीक है। और महावीर का प्रथम अनुयायी जो था जमाली, जमाली उनका दामाद था, जमाली जो है उनका दामाद था, वो पहला अनुयायी था, याद रखेंगे। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में ही दिया। दोनों एक ही टाइम ड्यूरेशन में चल रहे हैं, थोड़े से अंतर में। और हाँ, इनको जो है महाबुद्ध क्या नाम है उनका, गौतम बुद्ध को 6 वर्ष में और इनको 12 वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और तीनों के दोनों को जो है त्रिरत्न, त्रिरत्न है उनके, जैसे त्रिपिटक है ना। और जैन धर्म के 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर हो जाते हैं। और इसमें भी बड़ा कहानी है, अच्छी सी है, मज़ा आता है ऐसा नहीं, लेकिन ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हम लोग के पास। जैन धर्म का चरम लक्ष्य है तो मोक्ष, इनका जो चरम लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य जो है वो मोक्ष की प्राप्ति करना, और मोक्ष मृत्यु के बगैर नहीं होगी, ये दोनों मानते हैं। प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व में हुई थी और पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है आमतौर पे जैन धर्म को मानता है, ठीक है। और लास्ट में जाके वो जब मरने वाला होता है तो लास्ट में मानता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है कि नहीं? मृत्यु हो थोड़ी जाती है, वो तो उपवास के कारण मरता है, श्रवण बेलगोला पे जाके बस्ती बसाएगा, फिर उसकी मृत्यु होगी। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी। तो वल्लभी मतलब देवश्री क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था 512 में। जैन साहित्य को कहा जाता तो आगम कहा जाता। जैन साहित्य को क्या? आगम। ईसा मसीह का जन्म हुआ था 4 ईस्वी ईसा पूर्व में, 4 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। कब? और बेथलेहम में, ठीक है। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था तो 33 ईस्वी में, 33 ईस्वी में उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, अर्थात वो उनको क्या नाम 37 साल में। और शुक्रवार का दिन था और रोमन गवर्नर पोंटियम द्वारा, जो रोमन गवर्नर था पोंटियम, उसके द्वारा उनको सूली पर चढ़ाया गया। मगध की राजधानी ग्रीब्रिज राजगृह है। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में मिलती है, ठीक है। अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की जानकारियां प्राप्त होती हैं। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था, ठीक है, शिशुनाग ही था। और यह हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश शुरू होता है, ठीक है। और इसके बाद नंद वंश शुरू होता है। चलिए, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। देखिए, एक चीज़ तो समझिए, एकदम से हम लोग बहुत डीप नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, और जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आजकल पूछा जा रहा है उसी हिसाब से इसमें देख रहे हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि बहुत अंदर तक नहीं बातें जा रही हैं, लेकिन हाँ, जहाँ से प्रश्न बन रहे हैं वो सारी चीज़ें इसमें पहले से इंक्लूडेड है, तो बस उसी को हम लोग फटाफट रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो पाटलिपुत्र बसा है तो गंगा सोन के संगम पर, गंगा नदी और सोन नदी दोनों के संगम पर। आपको पता होना चाहिए, गंगा नदी इधर से जाएगी और प्रयागराज से होते हुए बिहार में, और सोन उधर से आएगी जो बिहार की क्या है, शोक नदी है। तो उनके संगम पर ही बसी हुई है क्या, पाटलिपुत्र, इसीलिए सेब भी था वो काफ़ी। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक जो है बिंबिसार था। यहीं से महा 16 जनपद का कॉन्सेप्ट भी शुरू होता है। मगध साम्राज्य का शुरुआत यहीं से होता है, हर्यक वंश से ही, ठीक है। इसमें बढ़िया बढ़िया राजा थे, लेकिन चलिए आगे चलते हैं। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था तो बिंदुसार, अमित्र घात जो है के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार, बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार अलग है, बिंबसार अलग है। बिंदुसार जो है वो आपका क्या नाम था, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था, है ना, अशोक का पापा था। और बिंबसार अलग था। बिंबसार के बाद जो उसमें आते हैं उदयन वगैरह, है ना।
जनपद अवंती की राजधानी उज्जैन थी, अवंती की राजधानी उज्जैन। नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने निपटाया था। और भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण ईरान भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया ईरान ने, ईरानियों ने सबसे पहले आक्रमण किया। अगर हम बात करेंगे सबसे पहला विदेशी जिसने आक्रमण किया भारत पर, तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर था। ठीक है, सिकंदर और पोरस ऐसे विदेशी है, फिर ऐसे और सारी चीज़ें बदलती है तो फिर पूछता है अलग अलग तरीके से। सिकंदर और पोरस जो है पंजाब का था, मतलब का युद्ध क्या कहलाता, तो हाइडेस पीस कहलाता है। और ये बिस्तता नदी के तट पर लड़ा गया था, तो बिस्तता का युद्ध भी कहा जाता है, हाइडेस पीस या बिस्तता। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में बेबीलोन में हो जाती है, और इसको तो जनजातियों ने मार दिया। कुछ और भी कहानियां लोग बताते हैं ना कि बीमार हो गया, ये है वो है। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? विष्णु पुराण से। और आपका जो अर्थशास्त्र है वहाँ से भी जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, और इसका जो पुनरुद्धारण करवाया था वो कुमारगुप्त ने करवाया था ना। हाँ, कुमारगुप्त ने करवाया था। उसका जो सेनापति था चक्रपालित, उसने करवाया था, चक्रपालित नहीं करवाया था। ठीक है, तो ये जो है गुजरात में था, सुदर्शन झील गुजरात में था। सैनिकों को पानी पीने का एक अच्छा सा व्यवस्था था। चंद्रगुप्त अनुयायी था तो जैन धर्म का, देखिए वो लास्ट में जैन धर्म अपनाता है और फिर वापस कर्नाटक चला जाता है श्रवण बेलगोला पे। और लंबे उपवास के बाद इसकी मतलब देहावसान हो जाती है। ऐसे ऐसे राजा थे यार, कोई हरा ही नहीं पाया। शुरुआत में तो भाई इसने स्ट्रगल खूब की, लेकिन चाणक्य थे साथ में। चंद्रगुप्त अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु या महामंत्री चाणक्य थे। भारत का मैकियावेली कहा जाता है तो चाणक्य को। भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है? चाणक्य को। देखिए ये सारी छोटी छोटी चीज़ें है ना, वो एक्चुअल में आप कर तो लेंगे, लेकिन फिर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो वो चीज़ें जब एक बार दिमाग से मतलब फिर से सामने आती है तो कंप्लीट हो जाता है। चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र और प्रशासन के ऊपर ही मतलब लिखी गई है। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली किससे? भद्रबाहु से, ये पूछा जाता है। तो जो दीक्षा ली थी भद्रबाहु से ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी जो था मेगास्थनीज था। और मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी इंडिका। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और मेगास्थनीज जो है आमतौर पे किसके साथ आया था? तो सिकंदर का सेनापति कौन था? और एक तो मिनांडर और क्या नाम था दूसरा, दो लोग थे ना, तो उनके बीच में युद्ध भी हुआ था। तो उसकी पुत्री हेलेना से शादी किया था इसने। अभी देखिए फिर से दिमाग में चीज़ें जो है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई थी श्रवण बेलगोला कर्नाटक में उपवास के कारण, है ना। उसके बाद अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया अशोका ने। शिलालेख सबसे पहले यही कॉन्सेप्ट शुरू करता भाई। धम्म स्वीकार करने वाला कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ, वहाँ से ये बदल गया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था किसको? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। ये दोनों उसके पुत्र और पुत्री थे। श्रीलंका भेजा, जाओ बौद्ध धर्म का प्रचार करो। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। एक्चुअल में 273 ईसा पूर्व होता है, लेकिन वास्तविक जो है 269 ही है। ठीक है, 273 का मतलब क्या है? 273 में इसका राज्याभिषेक हो जाता है। 4 वर्ष जो है ये गृह युद्ध में लिप्त रहा था। इतना खूंखार व्यक्ति था। और देखिए आज जो है शांति के क्षेत्र में अगर कोई सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है तो उसे अशोक चक्र कहते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ें है भाई, कोई भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, समय समय की बात है। तो अपना काम करना चाहिए। बाकी तो अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? 7वां वाला, सबसे लंबा 7वां। अशोक का नाम अशोक है। ये मास्की आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में मतलब दिखाया गया है। और इसने तो प्रियदर्शनी ये सब नाम इसने जो है
अपने हिसाब से अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया किसमें, भाब्रू यानी बैराट स्तंभ लेख जयपुर राजस्थान में जो अवस्थित है। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है तो अशोक के शिलालेख जो है 13वां शिलालेख, उसमें मिलता है कि कलिंग का युद्ध किसमें हुआ था, तो 13वें शिलालेख में मिलता है और ये बार बार पूछता भी है। उसके बाद सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 में की गई थी सर्वप्रथम, टी फैंथलर ने की थी। और जो पढ़ा था सबसे पहले जेम्स प्रिंसप ने 1837 में। ठीक है, जेम्स प्रिंसप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, जो किस लिपि में थी, तो ब्राह्मी लिपि में थी, सबसे पहला जो पढ़ा था। तो अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो जाती है और उसके बाद मौर्य वंश खत्म ही समझिए, खत्म। उसके बाद तो कुछ पढ़ना ही नहीं होता है। हरिशरण का इलाहाबाद प्रशस्ति जो है, प्रयाग प्रशस्ति उसे हम कहते हैं, ये समुद्रगुप्त इसमें जो है कह रहा है कि किसकी जानकारी देता है, तो समुद्रगुप्त के बारे में इसमें लिखा गया है, जो गुप्त वंश का सबसे जबरदस्त हम कहें तो शासक था। काफ़ी बढ़िया बढ़िया राजा थे, है ना, विक्रमादित्य, उसमें समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, बढ़िया बढ़िया राजा थे। तो समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, है ना। तो उसके बाद जो है शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग ने इसका मंत्री था, उसी ने इसकी हत्या करी, है ना, मौर्य वंश की। फिर बृहद्रथ की, और उसके बाद से वहाँ से शुरू हो जाता है शुंग वंश। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक हो गया। शुंग वंश की नींव किसने डाली, पुष्यमित्र शुंग ने। और किसको उसने मारा था, तो जो उसके बृहद्रथ थे उनको। कहा थे भाई हम, भरौत स्तूप का निर्माण करता कौन, पुष्यमित्र शुंग है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति है। ठीक है, फिर उसके बाद कर्णवंश या काकवर्ण वंश ये शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक, जो यवन शासक था डेमेट्रियस था, ये याद रखेंगे। यवन शासक जो है डेमेट्रियस था। डेमेट्रियस को पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने ही, खूब मतलब बढ़िया से पिटाई की है। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था 2 बार ये अश्वमेध यज्ञ कराता है पुष्यमित्र शुंग। सातवाहन वंश की जो स्थापना की थी तो सिमुक ने थी। सिमुक जो है सातवाहन वंश का संस्थापक था, जो हम कहे तो मगध साम्राज्य का आखिरी वंशज था। ठीक है, इसमें जो गौतमीपुत्र सतकर्णी वगैरह थे, शीशे के सिक्के उन लोगों ने चलवाए हैं। तो यन श्री सतकर्णी, ये सब जो है कई जलपोतों में इनको दिखाया गया, कहीं कुछ बहुत मतलब बढ़िया सा, कोई बीड़ा बजा रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है, मतलब बढ़िया सा। इस पर मूवी भी बनी है ना, गौतमीपुत्र सतकर्णी, तो देखिएगा उसमें। साउथ इंडिया के एक्टर है बढ़िया वाले, पता नहीं कौन नाम है, फिलहाल मैंने मूवी देखी है, बढ़िया है। हाँ, दसराग युद्ध जो हुआ, ये दसराग युद्ध जो मिलता है ना हमें साक्ष्य, ये ऋग्वेद से मिलता है। दसराग युद्ध ध्यान देंगे, ये ऋग्वेद में साक्ष्य मिला है। तो ये परशुनी नदी, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, ये भी ध्यान देंगे। ये हमें किस में मिलता है, तो ऋग्वेद में। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंदू यूनानियों ने चलाए, और सबसे ज़्यादा चलाए हिंदू यूनानी, जो मतलब फिर वही मिलांडर वाली चीज़, क्या नाम था यार उसका, कनिष्क, कनिष्क, हाँ, गड़बड़ कभी कभार जो है गलत ट्रैक पकड़ ले। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने, शुद्ध सोने के इसने जो चलवाए। और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जो है गुप्त काल में चलाई गई थी, सर्वाधिक। ठीक है, और शीशा का सिक्का चलवाया था सातवाहनों ने, है ना, गौतमीपुत्र सतकर्णी उसका नाम था। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य ने चलवाया था। और ये जो है हूण ही थे ना, हाँ, हूण थे, और क्या थे, हूणों को ही हराया था, अपनी भाभी को बचा के लाया था। तो चलिए, रुपए का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया तो शेरशाह सूरी जो है ये चलाता है। और सबसे बड़ा जो सिक्का अगर हम कहें तो इसी के नाम पे है, 178 ग्रेन का, इसी ने चलवाया था शेरशाह सूरी। ग्रैंड ट्रंक रोड, बहुत सारी चीज़ें। शेरशाह सूरी बहुत ज़बरदस्त राजा था भाई, बिहार का ये मतलब लड़का था। आना सिक्का चलवाया था शाहजहाँ ने, है ना, कहते हैं 12 आने 4 आने। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था।
कुजुल कड़फिसस से स्टार्ट होता है कुषाण वंश। और कनिष्क इसका सबसे समृद्ध और सबसे बढ़िया राजा था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी कुषाण काल में ही, और इसी में जो है चीज़ें बदलने लगी थी। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। बदलने का मतलब क्या है ना, इसमें जो है कुषाणों की वजह से ही मूर्ति कला में, तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक जो था कनिष्क ही था। कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर थी। पुरुषपुर इसकी पहली, और दूसरी जो है मथुरा। तो इसमें जो है मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली इसी के समय में विकसित हुई थी बढ़िया तरीके से। ठीक है, उसके बाद कहाँ, वो खत्म हो गया बेचारा। शक संवत चलवाया था, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता भाई। शक संवत जो है कनिष्क ने चलवाया था 78 ईस्वी में, ये ध्यान देंगे। शक संवत, गुप्त संवत, ये सब संवत चलते हैं। तो हमारे यहाँ जो अभी भी हम देखते हैं, तो हमारे यहाँ शक संवत आमतौर पे चलाए जाते हैं। मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में ही किया गया था। तो मैंने बताया था ना, दोनों चीजें होती, मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली, इसमें पूछा जाता है। गौतम बुद्ध की भी मूर्तियां खूब बनी थी इसमें। मंदिर का निर्माण गुप्त काल में बनाया गया। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन चोल वंश के शासन काल में किया गया था। चोल वंश का, और ये राजेंद्र चोल जो है सबसे जबरदस्त राजा थे चोलों में। ठीक है, और ये जो है साउथ इंडिया के राजा हैं, और मतलब बढ़िया राजा थे ये लोग। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो इनकी जो नौसेनाएं थी, नौसेना वो जबरदस्त थी। दशमलव प्रणाली गुप्त काल में ही शुरू हुई है ना। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर ही। ठीक है, शक संवत। और चरक थे आयुर्वेद के जनक। चरक जो है आयुर्वेद के जनक हैं। सिल्क मार्ग को आरंभ किया था कनिष्क ने। सिल्क रूट कहा जाता है, तो सिल्क मार्ग कनिष्क ने शुरू की थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक जो था वसुदेव था। ठीक है, वासुदेव याद रखेंगे। गुप्त वंश का की जानकारी जो मिलती है वायु पुराण से हमें मिलती है। गुप्त वंश की जो जानकारियां हैं, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा किसने था, तो बिसेंट आर्थर स्मिथ या बिसेंट स्मिथ आमतौर पे कह दिया जाता है, और शॉर्ट में मिल जाता BA स्मिथ। तो कोई भी कुछ भी मिल जाए, टेंशन नहीं लीजिएगा। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया था, ये जो है कई बार पूछा जाता है। भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल को। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का मिल्टन अशोक घोष को कहा जाता है। नेपोलियन जो है ईरान का नेपोलियन है नादिर शाह। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। ठीक है, और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। प्रयाग प्रशस्ति इसी ने लिखी थी। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फायान जो है वो विक्रमादित्य के समय काल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य उसे हम कहते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि जब है उसने हराया था, तो फिर उसके बाद जो है उसने विक्रमादित्य को उपाधि। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाई। ठीक है, आगे विक्रम संवत जो है 58 ईसापुर में शुरू होती है। कौन सी संवत? विक्रम संवत, ये ध्यान देंगे। तो विक्रमादित्य वाला कॉन्सेप्ट है 78 ईसापुर में। हम बात करेंगे गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम जो था क्रमशः रूपक और दिनार था। दिनार जो है ना वो स्वर्ण है, आज भी दिनार जो है सबसे बड़ी मुद्रा है। ठीक है, तो सोने, रूपक जो है चांदी होता था, और दिनार गुप्त काल में सोना हुआ करता था। और बहुत बढ़िया मतलब, और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के इन्होंने चलवाए गुप्त काल ने। उसके बाद बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय, तो कुमारगुप्त ने इसकी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय एक्चुअल में है कहाँ? बिहार में। ठीक है, और इसको जो सबसे बुरी तरीके से खराब किया था माहौल, तो बख्तियार खिलजी ने, है ना। मोहम्मद गौरी का जो सेनापति था, बहुत क्रूर आदमी था। लगभग 3-4 महीने जलती रही किताबें। इतनी बड़ी लाइब्रेरी, विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था उस समय। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो धर्मपाल ने की थी। तो पाल वंश का राजा था ना, गोपाल इसका संस्थापक था। तो धर्मपाल ने की थी 770 से 810 ईस्वी में। महरौली में स्थित राजेंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली के स्थित जो राजचंद्र लौह स्तंभ बनवाया था। गंगई कोंड कहा जाता है राजेंद्र और प्रथम को। गोंगोई कोंड भी कहा जाता है।
तो ये राजेंद्र प्रथम को गुप्त काल के की राजकीय भाषा जो थी संस्कृत ही थी। गुप्त काल की राजकीय भाषा कैसी थी भैया? संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल का ही को ही कहा जाता है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। स्वर्ण से याद रखेंगे, सबसे ज्यादा सोना यही चलाया जाता इसी समय। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। अब बात करेंगे वर्धन साम्राज्य का संस्थापक जो होगा पुष्यभूति। ठीक है, पुष्यभूति के बाद उसके बाद रामगुप्त। हाँ, रामगुप्त यार वो तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था उसमें उसमें कुछ और नाम था। और फिर चलिए अच्छा मैं थोड़ा सा फिर से वर्धन साम्राज्य का संस्थापक पुष्यभूति था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक नरवर्धन था। वंश का जो संस्थापक था वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश का संस्थापक नरवर्धन था। और हर्षवर्धन ने अपनी, हाँ हर्षवर्धन जो था अपनी जो राजधानी थी वो थानेश्वर से कन्नौज ले गया था। ठीक है, वो अपनी जो बहन थी क्या नाम था उसका, राजश्री, उसकी मदद के लिए एक्चुअल में गया था। हाँ, तो इसका मैं बताने जा रहा था तो गड़बड़ हो रहा था, तो वो रामगुप्त में जाने लग रहा था। तो राजवर्धन था उसका बड़ा भाई नाम, है ना, वो दोनों वो खत्म हो जाता है एक्चुअल में। तो पिता और इसके बाद फिर हर्षवर्धन ही शुरू करता है राज्य। भूमि देने की सामंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया? हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के टाइम काल में गया था 606 से 47 तक। हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक CU की है, CU की, ठीक है। और यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। देखिए ये जो है ना, ये चीजें उपाधियों में ये क्वेश्चन जो है प्यारे बन जाते हैं इससे। तो हेनसांग को ही क्या कहता है? यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। उसका नीति का पंडित शाक्य मुनि को कहा जाता है। सॉरी, नीति, एक मिनट देखिए, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? यानी दोनों चीजें, नीति का पंडित और शाक्य मुनि हेनसांग को कहा जाता है, जो हर्षवर्धन के समय काल में आया था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में बुरी तरीके से हराया था, नर्मदा नदी के तट पर ही। ठीक है, और हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन प्रयाग में किया करता था। और हर्षवर्धन ने भू राजस्व का दर जो है 1/6 रखी थी। अब बात करेंगे पल्लव पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, है ना। ये सब साउथ इंडिया में आ गए हम लोग, पुलकेशिन भी साउथ में ही था लगभग। उसके बाद पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु में थी। नटराज की मूर्ति चोल काल में मतलब इसका उद्भव हुआ था, तो चोल काल की मूर्तियां हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी जो थी मान्यखेत थी। यहाँ पे मान्यखेट है, मान्यखेट याद रखिए, क्या दिक्कत है। चालुक्यों की राजधानी वातापी, ठीक है, वातापी कोण की भी इसमें पूछेगा कभी। और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। चोल वंश के अंतिम जो राजा थे राजेंद्र तृतीय थे। चोल वंश में राजेंद्र तृतीय अंतिम राजा थे। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवस्था जो है ग्रीकों द्वारा लाया गया था। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। नौसैनिक मैंने पहले भी बात की थी। स्थानीय स्वशासन विशेषता चोल वंश का था, स्थानीय स्वशासन। और होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। कौन सी समुद्र? द्वार समुद्र। आगे बात करने वाले हम लोग, हुणों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय में, है ना। हुणों का जो आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय, हुणों का प्रथम शासक था तोरमाड़। ठीक है, तोरमाड़ जो था वो हुणों का प्रथम शासक था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। सैयद खिज्र खां, है ना, वो तो याद रहता है। सैयद वंश का अंतिम शासक तो अलाउद्दीन आलम शाह है। 24 सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान, मतलब हद हो गया है। नसरुद्दीन महमूद, बहुत बढ़िया राजा था ये भी। मिहिरगुला पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। मिहिरगुला जो है यशोवर्मन द्वारा पराजित होता है। उसके बाद एक मिनट, फिरोज शाह
तुगलक जौनपुर को बसाया था, ये ध्यान, जौना खां जो था उसकी याद में। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था तो कुली कुतुब शाह ने बनवाया था 1591 में। हैदराबाद में चार मीनार है, ये भी ध्यान दीजिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ ले रहा है। कश्मीर का अकबर कहा जाता है तो जैनुल आबदीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। तंजौर को बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में बनाई गई है और जिसने बनवाया किसने था, चोल शासक राजा राजराज ने, ठीक है, राजराज प्रथम है। उसके बाद जयपुर का राजा सवाई जयसिंह ने किन चार स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, तो राजा सवाई जयसिंह ने किन चार स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण, दिल्ली, उज्जैन, जयपुर तथा मथुरा में, ठीक है, दिल्ली, उज्जैन, जयपुर और मथुरा में इसने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। पूर्व का सिराज कहा जाता है तो जौनपुर को सिराज कहा जाता है, पूर्व का सिराज जौनपुर को। तालीकोटा का युद्ध 1565 में होता है, विजय जो है विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच में होता है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्यों के बीच में। क्या नाम है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का ने की थी, है ना, 1326 में, 26 ही है। मीराबाई का समकालीन कौन सा था, तुलसीदास। तुलसीदास जो है मीराबाई के समकालीन थे। मीराबाई का जन्म 1499 में हुआ था और लगभग मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। दोहरी शासन नीति समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग जो है 1772 में सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बनता है और ये भी बहुत ही अच्छा आदमी था एक्चुअल में, कहा जाए तो बहुत जीरो से इसने शुरू की और यहाँ तक पहुँचा। तो वारेन हेस्टिंग जो है सबसे पहला 1772 में शुरू करता है, बंगाल का गवर्नर बनता है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था तो हीरोज का, ठीक है, हीरोज का मतलब इन्होंने सामना किया था। उसके बाद अनुशीलन समिति की स्थापना बारेंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 और कलकत्ता में किया था। देखिए हम लोग मॉडर्न में धीरे धीरे आ गए, अभी विदेश मतलब वो भी कंप्लीट करेंगे हम लोग, अभी इंडियन हम लोग क्या है हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, उसी के क्राइटेरिया में है। भक्त तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के। तुकाराम जहांगीर के समय काल में थे। गुलाम वंश का सल्तनत काल की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो मोहम्मद बिन गौरी का गुलाम था, ठीक है, 1206 से 1210 तक रहा था। अब अच्छा, जहांगीर को जो है जहांगीर काल के समय काल को आमतौर पे जहांगीर है ना, तो उसके समय काल को क्या कहा जाता है, इसके समय काल को कहा जाता है चित्रकारी का स्वर्ण युग। और इसके पुत्र के समय काल अर्थात शाहजहां के पुत्र मतलब समय काल को कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल, ठीक है। हाँ, 1206 में हो गया। उसका दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। दिल्ली सल्तनत शुरू ही होती है यहीं से, है ना। तो उसका ट्रिक क्या होता है एक्चुअल में, लोग याद रखते हैं तो गुल खिले तुम शायद लोगे। कौन क्या खुल गया भैया, गुल खिले तुम शायद लोगे, याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। गुल से गु से गुलाब, है ना, और ख से खिलजी, ल से लोदी, है ना, खिले, तो से तुगलक वंश, म से तुम हो गया तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, और फिर गड़बड़ हो गया क्या, लोधी वंश तो लास्ट में आता है ना, लोगे में, ठीक है, फिर से देख लीजिएगा। हाँ, कहा था कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, शुरू कराया था। और ये जो है इसका गुलाम था इल्तुतमिश ऐबक का। इक्तादारी व्यवस्था जो है इल्तुतमिश ने शुरू की थी, यह ध्यान देंगे। इक्तादारी व्यवस्था, कुतुब मीनार का निर्माण किया था बख्तियार काकी की स्मृति में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो स्टार्ट कराया था ना, तो बख्तियार काकी की याद में स्टार्ट कराया था। लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है, लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा यही बनवाया था, मतलब इसकी रणनीतियाँ ठीक थी, अच्छा राजा था, 4 ही साल तो रहा। लेकिन देखिए एक्चुअल में ना जो राजस्थान है वहाँ पे सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा हुआ था, तो ये जो है लोगों को
ऐसा नहीं है आजकल 15-15 लाख लोगों को चाहिए। तो ऐसा वाला माहौल था, जैसे लोग अकाल जब पड़ जाती है तो गवर्नमेंट का अपना मतलब दायित्व होता है कि भाई लोगों को देखा जाए, संभाला जाए। तो ये भी जो है लोगों को मतलब अनाज जो भी चीज़ें देता था, ठीक है। लेकिन वो उसका कॉन्सेप्ट अलग ही था, वो बिना कुछ काम किए नहीं देना चाहता था। तो बार बार जो है बनवाता था 2.5 दिन का झोंपड़ा, और फिर मतलब ख़राब करवा देता था, बनता था फिर ख़राब करवा देता था। तो बार बार बनता रहा, वही 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। इसी का गुलाम था कुतुबुद्दीन। कुतुब मीनार का निर्माण, यार वही तो मैं सोच रहा हूँ, दोबारा आ गया ना इसमें। लाख बख्श तो हम लोग देख ही लिए थे। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई चौगान खेलते समय, और कहानी तो कुछ और भी है, लेकिन चौगान ही याद रखिए, पोलो या चौगान, ठीक है। एकता सेना का गठन किया था इल्तुतमिश ने, एकता सेना का गठन किया था, या उसमें एक 40सा दल शुरू हो गया था, 40 सरदारों का। दिल्ली की गद्दी गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान था बहलोल लोदी, ठीक है। लोदी वंश का हम कहें तो संस्थापक कह सकते हैं, एक्चुअल में ऐसे नहीं कहेंगे, तो बहलोल लोदी ही है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। कैसी फारसी? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोदी ही था। तो देखिए लोगे वाला था ना, तो लोदी ही ठीक है। गुप्तचर विभाग को संगठित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। दू अस्पा गुप्तचर विभाग यही शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। तो दू अस्पा तथा सी अस्पा मनसब की शुरुआत की थी जहांगीर ने। दू अस्पा और सी अस्पा जहांगीर याद रखेंगे। चांदी का टंका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने चलवाया था, ये पूछा जाता है, जीतल और टंका, ठीक है। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला कौन तुर्क सुल्तान था? तो इल्तुतमिश ही था, ठीक है, तुर्क सरदार थे। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में ही। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है, ठीक है। कहाँ पर? लाहौर, पाकिस्तान। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां था, ठीक है। तुगलक का मुख्य नाम जूना खां था। सनकी या पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता था। मतलब यार इतनी बेइज्जती, लेकिन था ठीक ठाक होशियार। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने ही चलवाए थे। नहरों का निर्माण, बहुत सारे काम करवाए बेचारे ने, लेकिन ऐसे से फैसले ले लेता था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, उसे क्या कहा जाता था? भारत का नहीं, ये तो अभी पहले पूरा किसके समय काल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। उसे तूतीय हिंद भी कहा जाता है ना। मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है मदुरई में, किस जगह पे? मदुरई में। गोमतेश्वर की मूर्ति जो है कर्नाटक में अवस्थित है। हम्मुराबी शासक बेबीलोन का था। हम्मुराबी कहाँ का शासक था? बेबीलोन का। अलीनगर की संधि हुई थी तो 1757 में। मॉडर्न हिस्ट्री आ गए हम लोग, ठीक है। अलीनगर की संधि हुई थी 1757। घोड़ों को दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये खतरनाक था भी, है ना। खिलजियों का परचम बुलंद रहे, है ना। तो होता यह था ना कि इसी के घोड़े, ये घोड़ा खरीदने में, घोड़ा वगैरह में जो बहुत ज़्यादा शौक रखता था, तो इसी के घोड़े चुरा के इसी को बेच दिए जाते थे चोरों के द्वारा, किसी के इधर उधर से। तो उसने जो है दागने की प्रथा शुरू कर दी थी, ठीक है, राजसी मोहर के साथ। तो भाई खतरनाक खलनायक था, है ना। तो आपने देखा भी होगा मूवी पद्मावत में। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने ही। उसके बाद विजयनगर की प्रथम राजधानी थी हम्पी। विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा, याद रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी, ठीक है। हम लोगों ने पहले भी बात की थी। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का, जो हम्पी है ना वो अवशेष है किसका? विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी स्थित है तुंगभद्रा नदी के किनारे। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही हुई थी।
ठीक है। उसका तो कृष्णदेवराय के राजगुरु थे व्यासराज। कृष्णदेवराय के राजगुरु व्यासराज। आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेवराय को। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज कहा जाता है। विट्ठल मंदिर जो है कृष्णदेवराय ने बनवाया था। और एक्चुअल में ये पूछा भी जाता है बार बार। और किसको समर्पित है विट्ठल मंदिर? तो आमतौर पे भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को ये समर्पित है। बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन गंगू। हसन गंगू, ठीक है। अलाउद्दीन हसन गंगू बहमनी राज्य का संस्थापक। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी वंश के अंतिम शासक कलीमुल्लाह थे। मुगल वंश का साम्राज्य का शासक संस्थापक बाबर था। क्रम क्या भाई? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जफर, ऐसे फिर करके सब नालायक आ गए। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फारस में हुआ था। ठीक है। बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 में हुई थी। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 जो है बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। एक्चुअल में बाबर से जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लोगों ने ट्रिक भी बनाया रखा है, फिलहाल मैंने नहीं बनाया है ना। और क्या है, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। ये बाबर से संबंध रखते हैं। अब 26 में पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध है ना। तो पानीपत का युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता ना। उसके बाद जो है 27 में 1527 में तो खानवा का युद्ध होता है, तो राणा सांगा के साथ होता है। और उसके बाद खाना खाया फिर चल देगा ना, चंदेरी का युद्ध होगा, है ना। फिर चंदेरी के युद्ध के बाद फिर घग्गर का युद्ध होता है और उसके बाद 30 में मर जाता है। बाबरनामा की रचना किया था तुर्की भाषा में, बाबर ने खुद ही की थी। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रित किसने किया था? ये ज़्यादा जो है क्वेश्चन टफ टाइप का होता है, लेकिन आराम से हो भी जाता है। आलम खां और दौलत खां लोधी ये थे। इन्होंने पहले कहा था भाई आओ तुम, इनकी खुन्नस रही होगी, है ना। होते ना आमतौर पे घर का भेदी पता नहीं क्या। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण तोपखाना था। ठीक है, क्योंकि ये तोपखाना ये सब लेके आया था उस समय। और बेचारा इब्राहिम लोदी तो क्या बताया, जो अपने आप ही वो उसका हो गया काम। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। और यहीं से जो है अंग्रेज़ों का 23 जून 1757 में यहीं से अंग्रेज़ों का मसला शुरू हो जाता है। सिराजुद्दौला हार जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना दोगले थोड़ी बहुत चलते रहते हैं इंडिया में आमतौर पे। तो इसका भी था ऐसा कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसे मीर कासिम के नाम से जाना गया। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेज सेना जो है रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में ही हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत में अगर द्वितीय युद्ध ध्यान देंगे वो प्रथम था, तो 5 नवंबर 1556 में अकबर ने पराजित किया था हेमू को। ठीक है। पानीपत में पहले तो मतलब बाबर लड़ता है, फिर उसका पोता अकबर लड़ता है। ठीक है। तो 5 नवंबर 1556 में और वो 26 में था। हेमू को पराजित ये करता है। पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत के तीन युद्ध देख लीजिए। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, है ना। तो मराठा यहाँ पे हारे थे। तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ओके, उसके बाद बात करेंगे हम लोग आगे। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। नूरजहां ने जहांगीर का मकबरा बनाया। बिना ताज के बादशाह कहा जाता है तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, ये ध्यान देंगे। बिना ताज के बादशाह को कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। लंपट मूरख, है ना, जहांदर शाह को कहा जाता है। ऐसे ऐसे नमूने मिलेंगे। जो आपका कौन सा वंश है ये अकबर वाला, उसमें देखिए ये भी ऐसी सी चीज़ है भाई। हम बात करेंगे
अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था, राणा भिरसाल के यहाँ। ठीक है, राणा भिरसाल के वहाँ जन्म होता है, क्योंकि इसका जो बाप है ना वो भाग रहा था इधर उधर, है ना, जिसका नाम था हुमायूं, क्योंकि शेरशाह सूरी ने हराया था। तो उस समय जो है अमरकोट में जा कर के राणा भिरसाल के यहाँ इसका जन्म होता है 1542 ईस्वी में 15 अक्टूबर को। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को होता है, और कहाँ हुआ था? कालानौर किला में, पंजाब में हुआ था। अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानो। ठीक है, हमीदा बानो। अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दिया था मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। कौन से कलम की उपाधि? जड़ी कलम की। और मोहम्मद शाह हुसैन कश्मीरी को दिया था। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी। अब्दुस्समद को सर्वाधिक निरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक था। मुगल देखिए उन्हें याद रहता अकबर ही था, इसीलिए तो इतना लंबा समय रहा। और लंबा समय का मतलब ये नहीं है, लंबा समय और भी लोग रहे थे, जैसे औरंगजेब 49 साल अकबर रहे थे ना, तो 49 साल वो भी रहा था, वो भी कम नहीं था, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज जो है राल्फ फिच था सबसे पहले। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है, और डेट जो है 18 जून है। कब को किसके किसके बीच में? 18 जून 1576 में हुआ था, जो राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। अकबर को दफनाया गया था सिकंदरा में, ये ध्यान दीजिएगा। अकबर को कहाँ दफनाया गया था? सिकंदरा में। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। और मुगल काल की राज की भाषा थी फारसी। अब देखिए एक्चुअल में बैरम खां जो है बेचारा काफ़ी मतलब मदद करता रहा, और बैरम खां को बाद में ये मक्का भेजता है, फिर वहाँ से जो है पता नहीं जनजातियाँ होती हैं कुछ, और मतलब उसको मार देते हैं, मक्का जा रहा होता है तो। और फिर इसकी बीवी जो होती है ना, उसके बीवी का नाम थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा बैरम खां के, तो उससे फिर अकबर शादी करता है। ठीक है, अकबर शादी कर लेता है। नाम थोड़ा अच्छा सा था, याद था मुझे, लेकिन याद नहीं है अभी। तो उसी का लड़का था, नाम था अब्दुल रहीम खान ए खाना। खान ए खाना की उपाधि अकबर ने दी थी। मुगल काल की राज्य की भाषा जो थी फारसी थी। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाज़ों को बनाया था अकबर ने 1572 में। गुजरात जीता है, और उसके बाद जीतने के बाद पहुंचा सीकरी, फतेहपुर सीकरी बसाया, और बुलंद दरवाज़ा वहीं पे बनाया, जो विश्व की सबसे बड़ी दरवाज़ाओं में से एक है, में से नहीं, वही है बड़ी। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय जो है 1567 में प्राप्त की थी। चित्तौड़ और महाराणा प्रताप को हरा करके सिर ए अकबर के लेखक थे दारा सिकोह। दारा सिकोह उसका जो है पुत्र, दारा सिकोह इसका पुत्र तो नहीं था एक्चुअल में, लेकिन किसका था वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। अकबर दराय बाहू या दारा सिकोह है। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था 1562 में। 1562 में मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किया था अकबर ने। दीन इलाही या तौहीद इलाही का धर्म जो है 1582 में शुरू किया था अकबर ने ही। दारा सिकोह वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस दारा सिकोह की ही मदद करने में तो शायद उनकी मतलब जिंदा पे जो औरंगजेब है उसने हत्या करी थी। ठीक है, उसको थोड़ा करेक्ट करिएगा। बीरबल का वास्तविक नाम जो था महजदास था। फैजी तथा बीरबल अकबर के दरबार में रहते थे। तुगलक वंश का अंत हुआ था 1412 में। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया था रामानुजाचार्य ने। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज विलियम हॉकिंस था। ये थोड़ा सा याद रखेंगे, विलियम हॉकिंस आता है और जहांगीर से अब जो चीज़ें हैं ऑर्डर वगैरह लेके जाता है। सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार जो पक्षियों के चित्रकार थे उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन थे। कौन थे? उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है,
दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद को बनवाया था शाहजहां ही ने बनवाया था। शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 को लाहौर में। ठीक है, लाहौर में उसका जन्म हुआ था। एक मिनट यार, क्या हो रहा है? तो ऐसा बार बार डिस्टर्बेंस हो रही है इसमें। तो ठीक है, बस थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद जो है इसको 2 पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये आधा हुआ, अभी 1 सवा घंटे का और बनेगा, तब कंप्लीट हो पाएगा। फिलहाल शाहजहाँ का नाम जो है शाहजहाँ का जन्म जो है 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। शाहजहाँ का बचपन का नाम तो खुर्रम ही था। ठीक है, शाहजहाँ की माता का नाम जगत गोसाई था, है ना, हिंदू महिला थी। ठीक है, शाहजहाँ की जो माता थी जगत गोसाई हिंदू महिला थी। शाहजहाँ को कैद करके औरंगजेब ने कहाँ रख दिया? तो आगरा के किले में। उसने कहा बहुत अपनी पत्नी के नाम पे तुम नेतागिरी कर रहे हो। औरंगजेब था ही ऐसा भाई। आगरे के किले लाल किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जहाँ आरा बेगम ने। ये ध्यान देंगे, जहाँ आरा बेगम ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। लाल किले के अंदर, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद जो है औरंगजेब ने ही बनवाई थी। तानसेन तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। और तानसेन का प्रारंभिक गुरु कौन से थे? मोहम्मद गौस। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो है मोहम्मद गौस तानसेन के और प्रारंभिक गुरु थे। अब देखिए इसमें जो है हम लोग, अब ये 19वां पेज शुरू हो रहा है, तो ऐसा करते हैं हम लोग इसको भी छोड़ देते हैं। फिर 18 पेज इधर हो जाएगा। 18 36 है, देखिए टोटल यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, है ना, 36 पेज है। तो चलिए यहाँ से जो है हम लोग कल ही बात करेंगे। हो गया 1 घंटे 10 मिनट का, और क्योंकि अभी मेरे पास इतना अभी डिस्टर्ब होना पड़ेगा, क्लास है तो, है ना। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर 1 डेढ़ घंटे का होगा, 1 सवा घंटे का, अच्छे से हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। आज बड़ा डिस्टर्बेंस मुझे महसूस हो रही थी। तो ठीक है, वीडियो तो हेल्पफुल लगा होगा, है ना। तो उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिए अगर नहीं किए तब, है ना, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और टाइम ड्यूरेशन देख लीजिएगा, अगर आप चाहें तो, आप कहेंगे तो मैं उसको थोड़ा सा सब समय निकाल के 2-2 घंटे, 2.5-2.5 3-3 घंटे जो भी होंगे सब एक ही में कंप्लीट कर दूंगा। यदि आप कहते हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 में भी रखा जा सकता है। तो ये वाला पार्ट 1 होगा, क्योंकि मजबूरी है आज थोड़ी, है ना, समय है नहीं। तो ये पार्ट 1 हो जाएगा, पार्ट 2 में पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो ठीक है, मिलता है अगले में। और कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, अपनी राय ज़रूर दें, है ना, थोड़ी सी मोटिवेशन मुझे भी मिलेगी। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।